जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के पेपर टू जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर टू में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन है। हम बताए हुए थे पेपर टू जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन बताएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका तैयारी 40 क्वेश्चन का हो जाता है, तो आपका पेपर टू फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, ये फुल तैयारी आपका हो जाएगा। आपका एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है। अब जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन होगा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पेपर टू में आप लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। इससे पहले जो है हम आपको 40 में से 22 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे जो कि रहेगा आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको यही क्वेश्चन का फुल एनालिसिस या वर्णन करके आपको बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। मौलिक कर्तव्य के प्रति जो जागरूकता पैदा करने में जो शिक्षा की क्या भूमिका होती है, उसका वर्णन करना है इस प्रश्न में। तो इसको फुल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। आप वीडियो के साथ सिर्फ बने रहें। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। आप इसे ज़रूर बना के आइएगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में शैक्षिक धाराएं। देखिए हमारा संविधान हमें स्पष्ट रूप से हमारे मौलिक अधिकारों, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के बारे में बताता है। मतलब मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं डीपीएसपी, इसके सिद्धांतों के बारे में बताता है हमारा संविधान। देखिए देखिए सामाजिक विकास के हमारे लक्ष्य संविधान में दिए गए हैं। तो हमारे सामाजिक विकास में जो लक्ष्य है, इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि रहेगा आपका न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाज पर विचार करते हैं। यह सभी नागरिकों के मध्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए भाईचारा भाईचारे तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से नवीन भारतीय समाज का चित्र दर्शाती है। प्रस्तावना जो है बताती है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस प्रकार से है। आइए उसको देखते हैं। ये शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए न्याय जो है आपको कितना प्रकार का न्याय के बारे में बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता के बारे में जो प्रस्तावना में दिया गया है वह है आपका विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है प्रस्तावना में। देखिए समता समता मतलब समानता के बारे में प्रतिष्ठा और अवसर की जो है कि समता की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी की एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। यह हमारा प्रस्तावना है संविधान का, जिसे हम देखें कितने प्रकार का न्याय है, स्वतंत्रता है और भाईचारे या राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए जो चीज़ कर सकते हैं वो हमारे प्रस्तावना में दिखा हुआ मिलता है। देखिए
संविधान ने भारतीयों की प्रजातांत्रिक प्रणाली का उल्लेख किया है। निम्नलिखित बातें विचारणीय है। संविधान जो है भारतीयों के जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली का जो है उल्लेख करता है और जो निम्नलिखित प्रकार से विचारणीय है जो हमारे संविधान में दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो है भारत एक लोकतांत्रिक समाज होगा, ये हमारे संविधान में दिया गया है। दूसरा है भारतीय लोकतंत्र व्यवहार में समाजवादी होगा। तीसरा है भारतीय लोकतांत्रिक सामाजिक प्रणाली धर्मनिरपेक्ष होगी। भारतीय लोकतांत्रिक जो सामाजिक प्रणाली होगी वह धर्मनिरपेक्ष होगी। भारतीय प्रजातांत्रिक सामाजिक प्रणाली सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी। हमारा संविधान जो है ये 3 प्रकार के न्याय के बारे में आपको देता है, जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये तीनों प्रकार का न्याय हमारे संविधान में उल्लेखित है। भारतीय लोकतंत्र सभी नागरिकों को आत्म अभिव्यक्ति, धर्म में विश्वास एवं अभ्यास की स्वतंत्रता देगा। देखिए, भारतीय सामाजिक प्रणाली में सभी नागरिकों को गरिमा तथा अवसर की समानता प्रदान करेगा। और लास्ट है भारतीय भ्रातृत्व भाव व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को महत्व प्रदान करता है। ये हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में दिया गया है, इतनों चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय समाज एवं प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था किस तरह की है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय समाज पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है। यह लोकतंत्र जीवन प्रणाली है जिसका, आइए आगे देखते हैं, जिसका जो है आधार है। आधार क्या-क्या है? पहला है तर्क संबंधी सोच, दूसरा है भेदभाव से परे स्वतंत्रता में विश्वास, तीसरा है आत्म नियंत्रण, चौथा है आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु शांतिपूर्ण विधियाँ। इतने 4 प्रकार के जो है आधार हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है व्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और व्यक्ति अपना वोट डालकर सरकार को चुनते हैं। देखिए, अपने संपूर्ण अधिकार का ज्ञान होना चाहिए और अपने संपूर्ण उत्तरदायित्वों को भली-भांति निभाना चाहिए। देखिए, न्याय के बारे में, न्याय जो है हमारे संविधान में किस तरह से उल्लेखित है, इसको जानते हैं अब। देखिए, भारतीय समाजवादी प्रणाली की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ न्याय से अभिप्राय है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से है। न्याय के से जो मतलब होता है वो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से मतलब है। देखिए, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समाज के दुर्बल तथा पिछड़े वर्ग को अन्य वर्गों के समान स्तर तक उत्थान किया जाएगा। जो देखिए दुर्बल वर्ग है या पिछड़े वर्ग है, उनको जो है एक धरातल में, एक समतल में समांतर करना है सभी को। देखिए, संविधान की धारा 15 के अनुसार राज्य जो है जाति, रंग, रूप, धर्म और क्षेत्र आदि के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेगा। कौन? धारा 15 के तहत राज्य जो है इन रूपों में जो है किसी भी नागरिकों के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा धारा 15 के साथ। देखिए, धारा 16, संविधान की धारा 16 के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज की पिछड़ी जाति, अनुसूचित वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति का शिक्षा और जनसेवाओं में आरक्षण का लाभ जो है दिया जाएगा। ये धारा 16 कहता है। देखिए, छुआछूत के कारणों को समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे तथा समाज के कमजोर वर्ग का अन्य वर्गों के साथ समान उत्थान किया जाएगा। जैसे अन्य वर्गों को जो बढ़ावा मिलता है, उसी के अनुसार जो है जो छुआछूत को समाप्त करना है और अन्य वर्गों के साथ जो उसका विकास किया जा रहा है, इनका भी उन्हीं उन्हीं तरीके से विकास किया जाएगा। देखिए, संविधान द्वारा उल्लेखनीय भारतीय समाज को दासता एवं बंधुता मजदूरी से स्वतंत्र करार दिया है। धारा 23 इन दोषों से हमारी सुरक्षा करेगा। धारा 24 में जो दिया गया है कि 24 ने 14 वर्ष से नीचे बालकों के विभिन्न कार्यों में रोजगार प्राप्त करने में रोक लगा दी है। धारा 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं, उनको जो है कोई खतरनाक कार्य करने के लिए जो है संविधान हमारा रोक लगाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, संविधान एक बेहतर भविष्य के लिए जनसाधारण को आर्थिक न्याय प्रदान करता है।
निम्नलिखित धाराएं इस विषय में प्रकाश डालती है। तो आइए देखते हैं, संविधान जो है हमारे बेहतर बेहतर भविष्य के लिए जो है काफ़ी धाराएं या न्याय प्रदान करता है। ये निम्नलिखित धाराएं जिसको आपको जानने का ज़रूरत है। ये धाराएं आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब इसे लिखिएगा तो आप इन्हें ज़रूर इंडिकेट करके लिखिएगा। देखिए, धारा 39A में क्या कहा गया है। धारा 39A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जीवन यापन के समुचित साधनों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है। धारा 39A में। धारा 39B में कहा गया है कि यह वर्णन करती है कि समुदाय के भौतिक साधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि उच्चतम जन कल्याण प्राप्त हो सके। मतलब भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि इसे जो है सभी को बराबर हिस्से में दिया जाना चाहिए। देखिए, धारा 39C क्या कहता है। धारा 39C कहता है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। धारा 39C कहता है। धारा 39D कहता है, यह व्यक्त किया गया है कि कार्यकर्ताओं का बल एवं स्वास्थ्य और बच्चों की कोमल आयु का अपमान नहीं होगा और नागरिकों को अपनी उम्र तथा शक्ति के प्रतिकूल व्यवसाय अपनाने में तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश नहीं होना पड़ेगा। ये धारा 39 में कहा गया है। धारा 39E में कहा गया है क्या, देखिए, नैतिक और भौतिक त्याग तथा शोषण के विरुद्ध युवाओं तथा बच्चों की रक्षा करती है हमारा संविधान। धारा 41 में कहा गया है कि को राज्य अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में जन सहयोग को शिक्षा तथा कर्म के अधिकार को प्रभावशाली रूप से प्रदान करना होगा। धारा 41 में कहा गया है। धारा 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक दायित्वों की विशेष रक्षा करेगा। धारा 46 में कहा गया है तथा उनके सभी प्रकार के शोषण में सामाजिक न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। यह हमारा संविधान। आइए आगे देखते हैं। वहीं बात करें धारा 48 के बारे में, इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक रेखाओं पर आधारित कृषि तथा पशुपालन के संगठन में करने हेतु प्रयास पर प्रकाश डालेगा। धारा 48 में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो है आपका कृषि और पशुपालन करने के लिए जो है राज्य इसका प्रयास करेगा। देखिए, हमारे प्रस्तावना में जो है राजनीतिक न्याय के बारे में भी कहा गया है और राजनीतिक न्याय क्या होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। प्रत्येक 18 वर्ष के वयस्क को मताधिकार प्रदान किया गया है। जनता का साम्राज्य मताधिकार पर आधारित है। इसके 3 मुख्य संस्थाएं हैं। क्या-क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। 3 जो मुख्य संस्थाएं हैं उसको जानते हैं। देखिए, पहला है प्रशासन नियंत्रण तथा राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में निर्वाचित व्यवस्थापक सभा। दूसरा है निर्वाचित मंत्रियों का समूह और तीसरा है स्वतंत्र न्यायालय। इन तीनों प्रकार की राजनीतिक न्याय के बारे में जो है कहा गया है। अब जानते हैं कि स्वतंत्रता यानी लिबर्टी क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता भारतीय समाज की आत्मा है। जो हम भारत इसलिए आत्मा क्योंकि भारत जो है ये अंग्रेजों से मुक्ति पाया था या स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। तो इसलिए जो है स्वतंत्रता जो है भारतीय समाज की जो है आत्मा है। भारतीय संविधान के विचार, पूजा, विश्वास तथा अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के सिद्धांत का अन्य पक्ष धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धारा 25 में कहा गया है। देखिए, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक विशेषताएं क्या-क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक विशेषताएं। आइए इसको शिक्षा से संवैधानिक धाराएं क्या-क्या है, किन-किन धाराओं में शिक्षा से संबंधित के बारे में कहा गया है, इसको जानते हैं। देखिए, इधर विषय है, इधर धारा संख्या है। देखिए, स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे संविधान में धारा 15(1), धारा 15(2), 15(3) और धारा 16(1) के बारे में स्त्री शिक्षा के बारे में कहा गया है। वहीं पे बात करें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में जो है धारा 25(1), धारा 28(1), धारा 28(2), धारा 28(3) के बारे में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में कहा गया है। तीसरा है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना, जो धारा
29 कहता है, धारा 30 कहता है, धारा 350 बी कहता है। चौथा है कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, जो धारा 45 में कहा गया है। 5 नंबर देखते हैं, पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में जो है धारा 15 कहता है, धारा 17 कहता है, धारा 46 कहता है। 6 नंबर देखिए, संघीय शासित क्षेत्रों में शिक्षा के बारे में जो है धारा 239 एक और धारा 239 दो कहता है। देखिए 7 नंबर, एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा के बारे में धारा 337 कहता है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, ये धारा 350 ये कहता है। हिंदी का विकास करना होगा, ये धारा 351 कहता है। शैक्षिक कार्यों के लिए विभिन्न वैधानिक शक्तियों के बारे में जो है सूची 1, सूची 2 तथा सूची 3, जो कि 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। देख लिए किन-किन धाराओं में किन-किन विषयों के बारे में शिक्षा से संबंधित है, इसको देख लिया। आप हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसको समझने में आपको एक बार 2 बार दिखेगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उपरोक्त दिए गए प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नवत है। देखिए, स्त्री शिक्षा के बारे में जो धारा ऊपर में पढ़े हैं, इसको थोड़ा-सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। वुमेन एजुकेशन, देखिए संविधान की धारा 15(1) के अनुसार सरकार किसी नागरिक के साथ लैंगिकता के आधार पर भेद नहीं कर सकती है, जो धारा 15(1) में कहा गया है। वहीं धारा 15(3) में कहा गया है कि धारा 15(3) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार स्त्रियों तथा बालकों के कल्याण, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, ये सरकार के द्वारा, जिसमें धारा 15(3) में कहा गया ये बात। वहीं बात करें धारा 16(1) के बारे में, इसमें कहा गया है कि धारा 16(1) के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों, मतलब पुरुष तथा स्त्रियों को रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के समान अवसर मिलेंगे। देखिए, इन धाराओं से स्पष्ट है कि संविधान ने स्त्रियों तथा पुरुषों को संपूर्ण समानता दी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यह समानता साक्षरता के 100% लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के साथ उनकी स्थिति में भी सुधार होगा इन धाराओं के साथ, जो कि शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायता करेगा। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम जो है महिला साक्षरता जो था लगभग 9% था। आज यह बढ़ के लगभग आपको हो गया 65% के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ से सुधार तो हुआ है स्त्रियों की शिक्षा में। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, बहुत सुधार हुआ है। बालिकाओं की शिक्षा उन्नति के लिए कई तरह के प्रोग्राम बनाए गए हैं। कई राज्यों में बालिकाओं की शिक्षा बीए तक जो है निःशुल्क कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उनको कई तरह के की जो है शैक्षिक सुविधाएं भी दी गई है महिला शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए। अब समझते हैं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा क्या होता है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा यानी सेक्युलर एजुकेशन। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का जो है अधिकार है। यहाँ धारा 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है, जो धारा 25(1) में कहा गया है। वहीं बात करें धारा 28(1) में जो कहा गया है कि धारा 28(1) के अनुसार जो है शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती है, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर जो है पाबंदी होगी। धारा 28(1) में यही कहा गया है कि जो भी राज्य के पैसे से कोई भी शिक्षा संस्था चल रहा है, उस वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वहीं बात करें धारा 28(2) स्पष्ट किया गया है कि धारा 28(1) उस संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रबंध तो राज्य सरकार करती है, परंतु किसी ट्रस्ट या विशेष अधिकार आदि के साथ संपन्न विधि द्वारा स्थापित की गई है। मतलब प्राइवेट संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ये धारा 28(2) में कहा गया है। वहीं बात करें धारा 28(3) में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। देखिए,
धारा 28 थी के अनुसार यद्यपि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि वह बालिग हो तो स्वयं जिम्मेदार है। यदि कोई बालिग हो तो स्वयं जो है धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकता है। यदि बालिग नहीं है, अगर नाबालिग है तो उसके धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वीकृति जो है उसके अभिभावकों से जो है लेनी होगी। देखिए, इस तरह संविधान ने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की इच्छा के बिना अथवा विद्यालय के सामान्य समय के दौरान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो बना था, अपना जो रिपोर्ट जो सुझाव दिया था, ने सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी धार्मिक शिक्षा दी जानी है वह संचालकों एवं अभिभावकों की स्वीकृति के साथ दी जाए। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विद्यालयों में फूट डालने वाले विचार, धार्मिक घृणा एवं कट्टरता को प्रेरित न किया जाए। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो आया हुआ था, इसने अपने सुझाव में इन बातों को रखा था। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में जो आया था, इन्होंने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, संविधान की धारा 45, जिसमें जो है धारा 45 जो है राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में धारा 45 कहता है, और क्या कहता है इसको विस्तार से जानते हैं। के अनुसार यह व्यवस्था है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के दौरान जो है 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा। इस धारा में राज्य शब्द को धारा 12 आप जब पढ़िएगा तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए, के अनुसार परिभाषित किया गया है। धारा 12 के अनुसार राज्य शब्द में शामिल है। इसको जानने का प्रयास करते हैं धारा 12 में क्या कहा गया है राज्य के बारे में। देखिए, भारत सरकार और संसद और भारत की सीमा के भीतर अन्य स्थानीय शक्तियां जो भारत के नियंत्रण के अधीन हो, वह धारा 12 के अंतर्गत राज्य में आएगा। देखिए, हमारे देश में इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 1960 ईस्वी तक प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष। आइए आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क मिलनी चाहिए क्या शिक्षा। देखिए, लेकिन यह उद्देश्य अधूरा ही रह गया। चाहे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में आश्चर्यजनक उन्नति हुई हुई पर फिर भी यह शिक्षा आज भी प्रत्येक बच्चों को प्रदान नहीं की जा सकी है। देखिए, संविधान में 93 संशोधन करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। इससे पहले इसके लिए राज्यों को निर्देश ही दिए गए थे, परंतु ऐसे इस ऐतिहासिक संशोधन के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा बच्चों का कानूनी अधिकार बन गया, जी 93 संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, वर्ष 2002 से केंद्र और राज्य सरकारें ने मिलकर सर्व शिक्षा अभियान के अधीन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करवाकर संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की कोशिश की है। देखिए आगे, चौथा है पिछड़ी श्रेणियों यानी कि कमजोर वर्गों की शिक्षा किस तरह से दिया गया है। देखिए, संविधान की धाराओं धारा 15, धारा 17 और धारा 46 के अनुसार भारत के कमजोर वर्गों अर्थात सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों और कबीलों की शिक्षा को उत्साहित करना सरकार का जो है उत्तरदायित्व है। धारा 46 के अनुसार जो है राज्य कमजोर वर्गों के नागरिकों की शिक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान से विकसित करेगा और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय और प्रत्येक तरह के शोषण से रक्षा करेगा। तो धारा 46 में कहा गया है। बात करें धारा 15 के बारे में, इसमें क्या कहा गया इसको जानते हैं।
देखिए, धारा 15 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। जो धारा 15 में, हमारे संविधान की धारा 15 में इन बातों का व्याख्या किया गया है। बात करें धारा 17 के अनुसार जो है, अछूत को समाप्त कर दिया गया है। अछूत मतलब जो छुआछूत और अस्पृश्यता जो होता है किसी के साथ छुआछूत, इसको जो है धारा 17 के तहत जो है इसका अंत कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। और इसे प्रयोग करने पर पूर्णतः मनाही कर दी गई है। अगर इसे कोई बलपूर्वक लागू करना चाहे तो उल्लंघन समझते हुए कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा उन्हें। जो ये सब चीज़ करता है छुआछूत, उनको जो है कानून के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। देखिए आगे, उपरोक्त प्रयुक्त किए गए कमजोर वर्ग सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें नारी और अंगहीन बच्चे भी शामिल हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है सामाजिक सेवाएं प्रदान करना जब इन सेवाओं के लिए कहा जाए। यानी कि सामाजिक सेवाएँ मतलब देश को जब कम पड़ेगा किन्हीं लोगों का, उन वहाँ पे जो है आपको सेवा प्रदान किया जाएगा, सेवा देना होगा। दूसरा है सभी भारतीय लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय भेदभाव दूर करना और स्त्री के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना। तीसरा है अपनी सभ्यता की अमीर विरासत को संभालना तथा सम्मान करना। चौथा है प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, नदियाँ, झीलें और जंगली जीवन की सुरक्षा तथा सुधार करना। पाँचवां है वैज्ञानिकता, मनुष्य और बुराइयों दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थाओं के हाथ में है कि वे इन कर्तव्यों को तथा मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को विद्यार्थियों के दिमाग में बैठाए ताकि वे संविधान में लिखे कर्तव्यों की अपनी जिंदगी में पालन कर सके। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अधिकार एवं कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की जो है सूची बनाई है, जो हमारे संविधान में भाग 4(1)(a) में और जो है धारा यानी आर्टिकल 51(a) में इसकी चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, धारा 51(a) मौलिक कर्तव्य के बारे में कहता है। यह धारा वर्णन करती है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या-क्या है? इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान पर दृढ़ रहना एवं इसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है उन श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण एवं अनुकरण करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान सम्मान करना। तीसरा है भारत के प्रभुसत्ता, एकता एवं पवित्रता को स्थिर एवं सुरक्षित करना। चौथा है देश की रक्षा करना एवं जब मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवाएं प्रदान करना। पाँचवां है समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा है स्त्रियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अभ्यासों का जो है त्याग करना। देखिए, आगे है अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना एवं विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। लास्ट है वैज्ञानिक रुझान, मानवतावाद एवं पूछताछ एवं सुधार की भावना को विकसित करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में इन सब बातों का व्याख्या किया गया है। आप हो सकता है तो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि इसको बार बार पढ़िएगा तो आपके माइंड में रहेगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आपको पूरा इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हुए उसका फुल डिस्क्रिप्शन किए हुए हैं। यदि एक बार में नहीं समझे तो 2 बार 3 बार देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का रहेगा, उतना अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 24 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा आपका शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं?
शिक्षा की अवसर की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों का वर्णन करें। आने वाली वीडियो में हम आपको इन क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।